नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है 17 मार्च 2022 के करंट अफेयर्स की आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स के विषय में हम लोग आज की इस क्लास में बातचीत करने वाले हैं, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सबसे पहले कुछ पंक्तियाँ। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को आंधियों का डर नहीं होता। आप अपने आप पर भरोसा रखकर, अपने आप के हौसलों पर विश्वास करते हुए, अपने परिश्रम पर भरोसा करते हुए अपने आप पर आत्मविश्वास बनाकर रखिए। निश्चित ही वो दिन आएगा जिस दिन आपके जीवन में एक उजाला होगा, एक आशा का जो सूर्य, आशा की जो किरण आप देख पा रहे हैं, वो आपका सपना अवश्य ही पूरा होगा। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। क्या है आज का पहला सवाल जो आपके सामने है, जरा देखिए। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री का नाम आपको इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उसका नाम क्या है। चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस की तरफ से इस पार्टी के प्रमुख की भूमिका में थे, लेकिन क्या कर दिया गया आपको पता है। चरणजीत सिंह चन्नी साहब जो हैं, ये किस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे, तो ये कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी थे, लेकिन खुद ही क्या कर गए, चुनाव हार गए। ये बात हमें मालूम है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो पूर्व सीएम थे। यानी पूर्व सीएम जो हैं वो कौन है, पूर्व सीएम। अब इनके आप ये लग चुका है क्योंकि इन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया। पूर्व सीएम भी पंजाब के हैं, तो इनका नाम भी पंजाब में अब आएगा पूर्व सीएम के बतौर। प्रकाश सिंह बादल भी पूर्व सीएम रहे हैं, लेकिन ये किससे, अकाली दल से जुड़े हुए हैं। कौन से दल से है भैया, अकाली जो दल है उस पार्टी के हैं ये, अकाली दल। लेकिन इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है। बाकी सब बड़े नेता चुनाव हार गए, जिसमें चरणजीत चन्नी, प्रकाश सिंह बादल और नवजोत सिंह सिद्धू, ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना इस्तीफा अब क्या कर दिया है, कांग्रेस पार्टी को सौंप दिया है। आज के इस सवाल का सही जवाब मेरे मित्रों जो है वो आपका भगवंत मान है। भगवंत मान जो है ये क्या बनाए गए हैं, यहाँ नए सीएम जो हैं वो बनाए गए हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, भगवंत मान जो है आम आदमी पार्टी से संबंध रखते हैं। किस पार्टी से, भगवंत मान। ये पहले एक कॉमेडियन रह चुके हैं, आपने बहुत सारे इनके शो देखे होंगे पहले। और भगवंत मान जो है वो अब इस पार्टी की तरफ से, किस पार्टी की ओर से, आम आदमी पार्टी, जिसे हम आप पार्टी के नाम से जानते हैं, वो लगभग अब सभी स्टेट में अपने चुनाव जो है वो लड़ने वाली है। तो आम आदमी पार्टी जो है उस पार्टी के प्रत्याशी भगवंत मान जो हैं वो पंजाब के कौन से नंबर के 17वें सीएम है। पंजाब के कौन से नंबर के, 17 नंबर जो है पंजाब के 17वें सीएम जो हैं वो बने हैं भैया। 17वें सीएम कहाँ के, पंजाब के। तो इससे पहले चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो कौन से सीएम रहे हैं, तो चलिए मेरे मित्रों, चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो आपके यहाँ पर 16वें सीएम रहे। तो पंजाब इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको शायद बात समझ में आ गई होगी। 17वें सीएम जो हैं वो पंजाब के बने हैं। इसके अलावा पंजाब के राज्यपाल जिन्होंने इनको शपथ दिलाई, उनका नाम भी आपको याद रखना है, राज्यपाल। यहाँ पर राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल मेरे मित्रों बनवारी लाल पुरोहित जो हैं, बनवारी लाल क्या है, पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के क्या हैं, वो राज्यपाल हैं। ये भी बात हमें ध्यान रखनी है। पंजाब कई दिनों से चर्चा में था। पीछे चरणजीत सिंह चन्नी के समय में जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक हुई, उस वजह से भी ये खूब चर्चा में आया था। उसके बाद भी ये चर्चा में आया। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी बातें बताई है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ का खटकड़ कला जो जगह है, कौन सी जगह है, खटकड़ कला जो है भगत सिंह का गाँव है। क्या है, खटकड़ कला। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके सामने, खटकड़ कला गांव का नाम है, वहां इन्होंने शपथ ली। खटकड़ कला, इस खटकड़ कला गांव में क्या कर ली, शपथ ग्रहण समारोह हुआ। यह है किसका गांव है, तो भगत सिंह जो है, भगत सिंह इनका गांव है। इस गांव में क्या हुआ, शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। ठीक है, शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किस गांव में हुआ, शपथ ग्रहण समारोह खटकड़ कला गांव जो है वो शहीद आजम भगत सिंह का गांव है। यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में दिल्ली की पूरी सरकार जो है वहाँ पर पहुंची। आम आदमी पार्टी के जितने भी मंत्री हैं, विधायक,
जो हैं वो सब वहाँ पर क्या करे, पहुँचे। जितने भी MP हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे। तो ये खटकड़ कला गाँव जो है वो ध्यान रखना कहाँ पर है, पंजाब में। चलिए अब बात करते हैं इसी से आगे और क्या जानकारी हमारे लिए काम की वो। पंजाब का आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि पंजाब जो है का गठन 1 नवंबर 1966 को किया गया। यहाँ पर सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदियों की वजह से इसे जो है वो पंजाब कहा जाता है, क्योंकि 5 नदियों का संगम यहाँ पर होता है। और यहाँ सबसे बड़ा शहर जो है वो लुधियाना है, बल्कि अन्य शहर जालंधर है, पटियाला है, भटिंडा भी है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर यहाँ विश्व प्रसिद्ध है। और विधानसभा की सीटें यहाँ 117 है, लोकसभा की सीटें यहाँ 13 है और राज्यसभा की सीटें यहाँ कितनी है, 7 है। अबहोर, हरी के बैराज और झज्जर, वीर मोती बाग आदि यहाँ के क्या हैं, प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। अब किस किस के साथ ये सीमा बनाता है, जरा इस पर भी थोड़ी गौर हम लोग कर लेते हैं। पंजाब हमारे सामने आता है, ये रहा पंजाब। तो इसमें पंजाब में देखिए सीमा किस किस के साथ इसकी स्पर्श होती है, उस पर थोड़ी बात अगर हम करें तो देखिए पंजाब की सीमा जहाँ एक और हिमाचल प्रदेश से लगती है, जहाँ एक और जम्मू कश्मीर से भी इसकी सीमा लगती है, और इधर पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है, राजस्थान के साथ इसकी सीमा स्पर्श होती है, और इसकी सीमा हरियाणा के साथ स्पर्श होती है। तो ये कितने राज्य हो गए देखिएगा। पहला आपका जम्मू कश्मीर है जिसके साथ सीमा लग रही है इसकी। इसके बाद 2 नंबर पर आपका है। इसके बाद अगर बात करें तो इधर हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा लगती है। इसके बाद हरियाणा के साथ इसकी सीमा लगती है और राजस्थान के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा मेरे मित्रों आपको ये ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इसकी किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। तो 4 ऐसे हमारे क्या हैं, राज्य हैं जिनके साथ पंजाब सीमा बनाता है, जिसमें जम्मू कश्मीर है, एक यूटी है वैसे बात की जाए तो, यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के साथ सीमा बनाता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये सारी बात ध्यान होना चाहिए। हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी जो है वो क्या है, चंडीगढ़ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हमारे लिए कौन सी बात इंपॉर्टेंट है अगले सवाल के बारे में। नेक्स्ट सवाल आपका है, मीना स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनका संबंध इनमें से किस क्षेत्र से था, जरा ये बताइए। यानी मीना स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध इनमें से दिए गए किस क्षेत्र से है। तो पहली बात तो आपको मीना स्वामीनाथन है इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि मीना स्वामीनाथन है कौन, मीना स्वामीनाथन कौन है, ये अगर पता हो तो भी आपको जानकारी पता चल जाएगी। आपने MS स्वामीनाथन का नाम सुना होगा, MS स्वामीनाथन। ये MS स्वामीनाथन वही हैं जो हरित क्रांति के जनक रहे हैं। क्या रहे हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक। ठीक है, हरित क्रांति के जो जनक हैं उनकी ये पत्नी है, मीना स्वामीनाथन है। इसके अलावा आपने एक नाम और सुना होगा, इन दिनों ही चर्चा में रहा था, सौम्या स्वामीनाथन, जो कोविड-19 के समय सबसे ज़्यादा चर्चित नाम था सौम्या स्वामीनाथन का, सौम्या स्वामीनाथन। ये सौम्या स्वामीनाथन जो है ये इनकी पुत्री थी, स्वामीनाथन इनकी पुत्री है भाई। WHO जो है, इस WHO में अभी क्या है, चीफ साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है। और मीना स्वामीनाथन जो है वो देश में बाल अधिकार जो है वो और बाल विकास जो उसके क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए महत्वपूर्ण काम करती थी। तो इन दोनों क्षेत्रों से इनका संबंध रहा है। तो मीना स्वामीनाथन का संबंध किस क्षेत्र से है, तो शिक्षा के क्षेत्र से भी है और बाल विकास के क्षेत्र से भी है, यानी बच्चों के बाल विकास के क्षेत्र में काम करने वाली, बच्चों की शिक्षाओं के लिए काम करने वाली महिला जो थी वो थी कौन, मीना स्वामीनाथन। और इसके अलावा मैंने आपको जो बात बताई वो इम्पोर्टेंट है कि MS स्वामीनाथन जो है इनकी तो पत्नी थी जो हरित क्रांति के जनक रहे हैं, प्लस सौम्या स्वामीनाथन जो है वो WHO में, कहाँ पर भैया, WHO जो है उस WHO में क्या है, चीफ साइंटिस्ट के पद पर कार्यरत है, उसकी माताजी थी। तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानकारी देखते हैं और क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ये सवाल बात मैंने बता दी आपको। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन की पत्नी थी मीना स्वामीनाथन, इनकी पुत्री सौम्या स्वामीनाथन WHO में चीफ वैज्ञानिक के पद पर क्या है, कार्यरत है। चलिए जरा अगले सवाल पर बातचीत करते हैं और अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिएगा। मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्प योजना विशेष योग्य जन हेतु किस राज्य ने हाल ही में शुरू की है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। एक ऐसा राज्य है जिसने विशेष योग्य जनों के लिए एक योजना की शुरुआत की है, उस योजना के बारे में मैंने आपको बताया कि विशेष योग्य जन जो है, विशेष योग्य जन जो है उनके लिए ये शुरू किए गए, उस राज्य का नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है मेरे मित्रों त्रिपुरा। क्या है, त्रिपुरा जो राज्य है
इस राज्य ने अभी हाल ही में इसकी क्या की है, शुरुआत की है। तो हमारा सही जवाब जो है वो इम्पोर्टेंट है। त्रिपुरा राज्य जो है वो पूर्वोत्तर, भारतीय पूर्वोत्तर राज्य है। क्या है? पूर्वोत्तर का राज्य, पूर्वोत्तर का राज्य है, पूर्वोत्तर। और सेवन सिस्टर जो है, उस सेवन सिस्टर में इसे क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य का जो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और पूर्वोत्तर राज्य जो हमारा त्रिपुरा है, उस त्रिपुरा के मुख्यमंत्री द्वारा 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना विशेष योग्यजन के लिए अभी हाल ही में क्या की गई है, शुरू की गई है। तो अभी चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है हमारे लिए और अगला सवाल, इससे संबंध में बातें जरा देखते हैं। तो ये स्टेट देख लीजिएगा, हमारा त्रिपुरा जो स्टेट है उसके बारे में भी आपको बातें बता देते हैं। ये त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगरतला यहाँ की क्या है, राजधानी है। एक और इसकी सीमा जहाँ किसके साथ लगती है मेरे मित्रों, जहाँ मिजोरम के साथ इसकी सीमा स्पर्श होती है, वहीं दूसरी ओर इसकी सीमा जो है वो असम के साथ लगती है। असम के साथ इसकी सीमा और बांग्लादेश से 3 ओर से क्या है, घिरा हुआ है। और अगरतला यहाँ की क्या है भैया, राजधानी है। तो 3-4 बातें जो है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एक बार फिर हम उन तीनों चारों बातों को रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये सारी बात। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा वो देखो। पहली इंपॉर्टेंट तो बात है कि यहाँ की राजधानी क्या है, वो है अगरतला। अगरतला जो है यहाँ की राजधानी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कौन कौन से राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो एक तो मिजोरम के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ, मिजोरम जो है उसके साथ सीमा बनाता है। प्लस दूसरा जो है वो असम के साथ सीमा लगती है, असम के साथ। और किसके साथ, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य, बांग्लादेश से 3 ओर से क्या है, घिरा हुआ राज्य जो है वो हमारा कौन सा है, ये त्रिपुरा है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है। यहाँ पर है, देश की पहली रीजनल जो ट्रेन है उसके संदर्भ में आपसे सवाल पूछा गया है। देश की पहली रीजनल रेल है, ये रेत नहीं है, क्या है, रीजनल रेल है। यहाँ पर जो लिखा है इसको मैं कर देता हूँ रेल। देश की पहली रीजनल रेल जो है इसको शुरू किया गया है। तो रीजनल रेल के बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि देश की पहली रीजनल रेल की डिजाइनिंग कहाँ की गई है। और यह जो है वो दिल्ली मेरठ जो है वहाँ पर चलने वाली है। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली मेरठ जो है इसके बीच में चलने वाली है। दिल्ली और किसके बीच में, मेरठ के बीच में। देखिए इसकी डिज़ाइन अलग जगह तैयार की जा रही है और इसे बनाया कहाँ, अलग जगह जाएगा। बनाया इसे गुजरात में जाएगा, बल्कि इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो कहाँ पर बन रही है, हैदराबाद में इसकी डिज़ाइनिंग तैयार हो रही है। और इसे अहमदाबाद या गांधीनगर जो है यहाँ पर इसको गुजरात में क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। देश की पहली रीजनल रेल डिज़ाइनिंग कहाँ की जा रही है, रीजनल रेल है। इसे रैपिड रेल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किस रेल से, रैपिड रेल जो है, रैपिड रेल के नाम से भी हम इसे क्या करते हैं, जानते हैं। तो रैपिड रेल जो है, ये रैपिड रेल या रैपिड रीजनल रेल जो है इसकी डिज़ाइनिंग हैदराबाद में तैयार की जा रही है। और पूरा रेलवे विभाग जो है वो इसको अपना बहुत बड़ा मिशन मान रहा है। दिल्ली से मेरठ के बीच में इसे क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। इसे तैयार कहाँ किया जाएगा, तो तैयार इसे गुजरात में किया जाएगा। गुजरात के गांधीनगर या गुजरात का अहमदाबाद जो है यहाँ पर इसे क्या किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। डिज़ाइन अलग जगह है, तैयार अलग जगह की जा रही है। तो चलिए, हैदराबाद आप जानते हैं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की वजह से अभी हाल ही में क्या आया था, ये चर्चा में आया था। तो ये भी बात हमें ध्यान रखना है। और इक्वलिटी का संबंध किससे है, तो श्री रामानुजाचार्य जो 11वीं सदी के भक्ति संत थे, उनकी वजह से ये चर्चा में आया था। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अभी बात कर लेते हैं। देखिए हैदराबाद जो है वो तेलंगाना की राजधानी, आप सब लोग ये बात जानते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात देखते हैं। तेलंगाना जो है इस राज्य में स्थित है। और यहाँ पर देखिए हैदराबाद जो है ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये तेलंगाना की क्या है, राजधानी है। तेलंगाना किस किस राज्य के साथ अपनी सीमा को स्पर्श करता है, पहले ये देखते हैं। महाराष्ट्र के साथ सीमा स्पर्श करता है, कर्नाटक के साथ करता है, आंध्र प्रदेश के साथ करता है। इधर आप लोगों को ध्यान होगा छत्तीसगढ़ के साथ करता है। ये वो राज्य हैं जिनके साथ तेलंगाना की सीमा लगती है। यहाँ पर तेलंगाना की महाराष्ट्र के साथ, इसके अलावा कर्नाटक के साथ, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के साथ और छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा उड़ीसा के साथ इसकी कोई सीमा स्पर्श नहीं होती है। उड़ीसा के साथ इसकी सीमा स्पर्श नहीं होती है। तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखना है। और अमरावती जो है वो किसकी राजधानी है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, हैदराबाद है। तो ये बातें मेरे हिसाब से आप याद रख पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो एक बार चलिए देखते हैं। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन वायुसेना द्वारा अभी हाल ही में कहाँ किया जा रहा है।
एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? पहली बात तो ये है, यह सम्मेलन जो है वो किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एयरफोर्स इस सम्मेलन का क्या कर रहा है? आयोजन कर रहा है। एयर फोर्स जो है वो इस पूरे सम्मेलन को अपना मिशन मानकर इसमें लगा हुआ है, तो एयर फोर्स के द्वारा इसको देखा जा रहा है। प्लस मेरे मित्रों दूसरी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन है, जो एरोस्पेस से जुड़ी हुई जितने भी क्षेत्र हैं उन सब क्षेत्रों में सुरक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसको लेकर के दिल्ली में एयरफोर्स के द्वारा क्या किया जा रहा है? इस प्रकार के सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो ये सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? अभी दिल्ली में एयरफोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में ईस्टर्न ब्रिस्ट नाम के एक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था ओमान और भारत के बीच में। कहाँ पर? ये जोधपुर में आयोजित हुआ था। किसके बीच में भैया? ओमान और भारत के बीच में इसका आयोजन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आगामी परीक्षा में आएगा। ओमान और भारत के बीच में इसका आयोजन किया गया। सूरत जो है वो गुजरात का एक शहर है और बेंगलुरु जो है वो कर्नाटक का शहर है। कर्नाटक अभी चर्चा में हिजाब के मुद्दे को लेकर है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो स्कूलों में ड्रेस जो है उस ड्रेस कोड से इनकार नहीं कर सकता, यानी आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं जरा क्या है। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से या लद्दाख से या पंजाब से या हरियाणा से। तो मिशन आपका है मिशन जल थल। मिशन जल थल से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भैया मिशन जल थल का संबंध इनमें से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो हमारे प्राचीन जो जल स्रोत हैं जिनमें पानी की कमी लगातार बनी हुई है और जल संरक्षण करना इस मानव जाति के अब विकास और उद्भव के साथ साथ इसको बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता बहुत बड़ी है। जल की पूर्ति करना बहुत मुश्किल हो गया है सरकारों के लिए। अब व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए यहाँ पर मिशन जल थल एक अभियान चलाया जा रहा है। किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है? तो ध्यान रखना हमारे एक नए यूटी जो बना हुआ है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, उस जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में मिशन जल थल जो चलाया जा रहा है। प्राचीन जितने जल स्रोत हैं उनका क्या करना है? संरक्षण करना है। प्राचीन जल स्रोतों का संरक्षण करने के लिए इस प्रकार के अभियान की जो है क्या की जा रही है? यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। जम्मू कश्मीर जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। और वर्तमान में हमारे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में। और राज्य कितने हैं? तो 28 राज्य भारत में हैं। ये भी बात हमारी परीक्षा की दृष्टि से छोटे एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। हरियाणा में जो है वो खट्टर सरकार है। क्या है? हरियाणा में खटखट करने वाली क्या है? खट्टर सरकार है, यानी खट्टर यहाँ के क्या है? सीएम है। अभी हाल ही में भगवंत मान जो है वो पंजाब के कौन से साहब? भगवंत मान जो है इन्होंने पंजाब के सीएम के रूप में शपथ ली। और पंजाब के कौन से सीएम बने हैं? तो ये ध्यान रखिएगा पंजाब के 17वें सीएम जो है ये बने हैं। इन्होंने 17वें सीएम के रूप में अभी शपथ ग्रहण की है। लद्दाख भी एक यूटी है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है इसमें आपको मनोज सिन्हा का नाम याद होगा। मनोज जो हैं मनोज सिन्हा, ये यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के उपराज्यपाल थे। तो लद्दाख के कौन है भैया? तो लद्दाख के ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए, लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर है। लद्दाख जो है यहाँ पर कौन है? तो लद्दाख में राधा कृष्ण माथुर। राधा कृष्ण माथुर जो हैं माथुर, ये यहाँ के क्या हैं? उपराज्यपाल हैं। और जम्मू कश्मीर के पहले अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर के फर्स्ट उपराज्यपाल कौन थे? तो ये ध्यान रखना गिरीश चंद्र मुर्मू थे। गिरीश चंद्र मुर्मू, ये यहाँ के क्या थे? गिरीश चंद्र मुर्मू यहाँ के फर्स्ट उपराज्यपाल थे। ये बात ध्यान रखना। और आज कौन है? तो आज है मनोज सिन्हा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मनोज सिन्हा जो है वो इसका सही जवाब होगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली खबर का रुख करते हैं। क्या है अगली खबर? जम्मू कश्मीर के बारे में ही है। एक है जम्मू कश्मीर की सीमा जो है वो एक तरफ लद्दाख से लगती है, दूसरी तरफ इसकी सीमा यहाँ हिमाचल प्रदेश से लगती है, एक तरफ इसकी सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। तो ये बात आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर वाले में देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के साथ, इसकी सीमा लद्दाख के साथ, इसकी सीमा पंजाब के साथ, और ये वाली सीमा किसके साथ लगती है?
पाक के साथ इसकी लगती है। तो मेरे हिसाब से आप याद कर पाओगे। यहाँ पर श्रीनगर जो है यहाँ की राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह इसकी राजधानियाँ जो है वो शिफ्ट होती रहती है यहाँ पर अलग अलग समय में, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्र के हिसाब से। बाकी सारी बातें हमारी हो चुकी है कि लद्दाख का कौन सा क्षेत्र जो है वो पीओके के अंदर शामिल है, ये पीओके वाला भाग भी हम लोग सब जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल परीक्षा की दृष्टि से कैसा रहेगा जरा बात करते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर है देश भर में 12 से लेकर के 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं, 12 से 14 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या चलाया गया, एक वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर इस अभियान की शुरुआत की गई। तो राष्ट्रीय टीकाकरण जो है वो कब मनाया जाता है दिवस, पहली बात तो ये ध्यान होना चाहिए, 16 मार्च को यह दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 16 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है और 16 मार्च के दिन से ही इस अभियान की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। तो यहाँ राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया गया। इस अवसर पर 12 से लेकर के 16 वर्ष और यानी सभी के लिए जो 60 वर्ष से अधिक के हैं, 60 वर्ष से अधिक के जो हैं उनके लिए प्रिकॉशन जो डोज है उसकी भी क्या कर दी गई है, शुरुआत कर दी गई है। तो 16 मार्च इसका सही जवाब होगा मेरे मित्रों। आप सब लोग जानते हैं, कल की क्लास में भी इस पर अभियान पर बातचीत हमारी हुई है। 12 से 14 साल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर अभियान जो है वो शुरू किया गया है। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। हाल ही में चर्चित एक फिल्म आई है जिसका नाम क्या है, आप सब लोग जानते हैं। मेरे हिसाब से अब तक अधिकांश बच्चे इस फिल्म को देख भी चुके होंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों के बच्चों ने अभी से नहीं देखा है और वो जल्दीबाजी भी नहीं करें, आराम से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वास्तविक स्थिति जो है, अभी इसके जो राइटर हैं उन्होंने ये कहा था कि हमने सिर्फ 5 से लेकर के 10% जो है वो इस फिल्म में सच्चाई दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि 100% सच्चाई इस फिल्म की ना तो हमारे में इतनी क्षमता है कि हम दिखा पाएँ और ना लोग उस सच्चाई को देख पाएंगे। क्योंकि उस समय जब यहाँ के कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए तो यहाँ की महिलाओं के साथ रोड पर भी क्या हो गई, रेप की घटनाएं घटित हो गई और प्लस इसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों की आंखों में गोलियां तक मार दी गई थी। ऐसा विभत्स दृश्य वहां पर हुआ था, इस फिल्म के माध्यम से ये दिखाया गया है। तो आपसे पूछा गया इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, विवेक अग्निहोत्री और कपिल शर्मा। कपिल शर्मा के सामने प्रमोशन का वक्त आया था, इस फिल्म को प्रमोट करते तो इनकी वाही होती, लेकिन ये प्रमोट नहीं कर पाए। इस वजह से देश इनको पूरा ट्रोल कर रहा है। कपिल शर्मा का कॉमेडी शो जो है लोगों ने घरों में देखना बंद कर दिया है। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जो है इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका इस फिल्म में निभाई है, यानी एक कलाकार के तौर पर शामिल हुए। लेकिन इसके डायरेक्टर जो हैं वो कौन है, विवेक अग्निहोत्री हैं। विवेक अग्निहोत्री हैं, प्लस इसका प्रमोशन जो है फिर किसके द्वारा कर दिया गया, मान लीजिए मोदी के द्वारा कर दिया गया। क्योंकि जब इनकी पूरी टीम जो है वो मोदी जी से मिली तो उन्होंने क्या कर दिया, इसकी फ़ोटो शेयर की और बाद में मोदी जी ने खुद बीजेपी की जो संसदीय दल की एक बैठक हुई उस बैठक में भी क्या कर दिया, इस फिल्म के बारे में देश के सामने खुल पर अपना विचार व्यक्त किया कि सच्चाई पर आधारित यानी सत्य पर आधारित अगर कोई फिल्म है तो हम उसे प्रमोट करेंगे। सत्य को कभी भी हम परेशान नहीं कर सकते, ना उसको झुका सकते। तो सत्य पर आधारित फिल्में अगर बनेगी तो आगे भी हम मंजूरी प्रदान करेंगे, ऐसा कहा गया था उनके द्वारा। तो द कश्मीर फाइल बहुत ही अच्छी और चर्चित फिल्म है। आगे आने वाले समय में परीक्षाओं में इस पर सवाल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी इस तरीके की फिल्मों पर सवाल बने। चलिए मित्रों अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं ये द कश्मीर में ये सारे चेहरे जो हैं वो इस फिल्म में कार्य कर चुके हैं। देखिए ज़रा अगला सवाल क्या है। ये भी सवाल हमने कल की क्लास में बातचीत हालांकि इस पर हो गई है राजस्थान की करंट अफेयर्स वाली में, लेकिन फिर भी इस क्लास में नहीं हुई थी, मैंने इसको वापस इसमें ऐड किया है। तो चलिए ज़रा बताइए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, यानी उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर, यानी किस किस स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय के अलावा हमारे राज्य स्तर पर, राज्य के अलावा जिला स्तर पर, राज्य और क्या है जिला, इन तीनों स्तरों पर, राज्य और जिला, इन तीनों स्तरों पर अलग अलग उपभोक्ता मंच जो हैं वो स्थापित किए गए हैं और जो उपभोक्ताओं की विभिन्न प्रकार की मांगों पर विचार विमर्श करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो हैं वो केंद्र स्थापित कर दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ठगी जैसी घटनाएं, जैसे ऑनलाइन का जो दौर चल रहा है, इस ऑनलाइन के दौर में ये ठगी का दौर ज़्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी विश्व का उपभोक्ता अगर जागरूक है
तो इतनी ज़्यादा ठगी नहीं हो सकती। तो इसके लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है, और ये अधिकार दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 15 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, वर्तमान के दिवस या पर्यावरण से संबंधित दिवस ही आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, जरा देखिएगा। अगला सवाल भी आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया। कल की क्लास में हालांकि डिटेल इसकी बता दी थी, क्वेश्चन मैंने नहीं लिया था, तो आज मैंने क्वेश्चन इसमें लिख दिया है। एयर इंडिया जो है इसका अधिग्रहण अभी हाल ही में किसके द्वारा वापस कर लिया गया है, टाटा जो ग्रुप है, क्या कर दिया गया है, टाटा ग्रुप जो है, इस टाटा ग्रुप ने वापस अपने आप से ले लिया है इसको। टाटा ग्रुप ने इसे वापस क्या कर लिया है, अपने पास से इसे ले लिया है। और ये टाटा ग्रुप के नाम से ही पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से ये चलती थी, वापस पहले सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, लेकिन अब वापस जो है वो टाटा ग्रुप ने इसको ले लिया है। एयर इंडिया का नया चेयरमैन अभी हाल ही में किसको बनाया गया, विक्रम देव, एन चंद्रशेखरन, रतन टाटा या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देना मेरे मित्रों, पहले विक्रम देव जो हैं, इससे पहले थे विक्रम देव दत्त, इनका पूरा नाम है विक्रम देव दत्त जो है, इनको पहले बनाया गया था इसका प्रमुख, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में एन चंद्रशेखरन जो है, इनको क्या बनाया गया, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का नया जो है चेयरमैन नियुक्त किया है। नया चेयरमैन किसको बनाया गया है अभी हाल ही में, तो ये ध्यान रखना, एन चंद्रशेखरन जो है, इनको नया चेयरमैन, एन चंद्रशेखरन को एयर इंडिया का नया चेयरमैन अभी हाल ही में बनाया गया। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी, और मैंने वैसे भी एयर इंडिया के बारे में और ये सारी बातें पहले भी आपके सामने रखी हुई है। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अभी एक बार रिपीट कर लीजिए मेरे मित्रों इन सभी बातों को जो आपके सामने मैंने अभी अभी रखी थी। पंजाब के नवनियुक्त जो हैं वो सीएम कौन है, पहला सवाल हमारा यही था। तो मैं आपको रिपीट करा देता हूँ जल्दी जल्दी सारी बातें जो है वो, कौन कौन सी बातें हमें जाननी चाहिए और कौन कौन सी बातें हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह है। मीना स्वामीनाथन का निधन हो गया, उनका संबंध शिक्षा व बाल विकास से था, प्लस ये एमएस स्वामीनाथन की पत्नी तथा सौम्या स्वामीनाथन जो डब्ल्यूएचओ में चीफ वैज्ञानिक है, उनकी माता जी थी। इसके बाद है मुख्यमंत्री चाश्री कल्याण प्रकल्प योजना का संबंध त्रिपुरा राज्य से, जो विशेष योग्यजनों के लिए अभी हाल ही में शुरू की गई है। देश की पहली रीजनल रेल की डिज़ाइन कहाँ की गई है, ये हैदराबाद में की जा रही है रीजनल रेल की। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में एयरफोर्स के द्वारा किया गया। मिशन जल थल जो है वो प्राचीन जल स्रोत हैं और जल के संरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर में शुरू की गई एक पहल है। देश भर में 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत जो है वो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर 16 मार्च को की गई। हाल ही में चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जो निर्देशक हैं वो विवेक अग्निहोत्री हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में एयर इंडिया का नया चेयरमैन जो है वो एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है। लेकिन अभी क्लास समाप्त नहीं हो रही है, अभी बाकी बातें करते हैं। पहला आपके सामने है, यहाँ पर इतिहास से संबंधित कुछ सवाल मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की मेरे मित्रों। मैंने पहले भी आपको कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के कुछ सवाल जो है वो इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने मैंने रखे हैं। तो देखिए पहला सवाल है, आरंभिक अभिलेख में शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले हैं। ये बात एकदम सही है। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया में सोंगस जो से प्राप्त अभिलेख है, ठीक है। यहाँ पर जो है वो ये सारी बातें इसमें दे रखी है। तो सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगसगोई अभिलेख है। ये क्या है, बोगसगोई अभिलेख है। यहाँ बोगसगोई है, सोगसगोई नहीं है, बोगसगोई अभिलेख है। ये सभी बातें जो है वो सत्य है। इसका मतलब इसमें दोनों कथन जो है वो क्या है, आपके सही है। सोंगस ये गलती से छपा हुआ है, इसकी जगह क्या कर देना है, बोगसगोई अभिलेख कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर देखते हैं। क्या है हमारा अगला सवाल, यहाँ पर है मेरे मित्रों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। देवनागरी का विकास अरेमाइक से हुआ है। बाएं से दाएं तो लिखी जाती है, ये तो सही है, लेकिन अरेमाइक से इसका विकास नहीं हुआ है, ये गलत बात है। तो इसका केवल एक कथन जो है वो पहला ही क्या है, सही है मेरे मित्रों। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है आपके सामने। यहाँ पर नेक्स्ट सवाल भी इसी से रिलेटेड है। निम्न में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। तो सबसे पहले खरोष्टी लिपि को पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि को सबसे पहले पढ़ा गया था। इन सभी लिपियों का अशोक के जो शिलालेख हैं, किसके, अशोक के जो शिलालेख हैं, उन शिलालेखों में विभिन्न प्रकार की इन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का काम भी सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। जेम्स प्रिंसेप जो है, जेम्स प्रिंसेप, इसके द्वारा इसका काम, प्रिंसेप के द्वारा ही पढ़ने का काम
किया गया था। तो चलिए अगला सवाल ज़रा देखते हैं क्या है आपके सामने। अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड है। भारत में प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, ये बात एकदम सही है। कारशापन जो है एक नियमित प्रकार का सिक्का था, ये भी बात सही है। यानी दोनों कथन इसके क्या है, सही है। ए और बी दोनों कथन हमारे क्या है, यहाँ सही कथन है। ए व बी दोनों कथन सत्य हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगला सवाल जो है वो किस से रिलेटेड है जरा देखिए। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना किस में की गई? ऋग्वेद में, यहाँ पर अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में। तो इसका ध्यान रखना, सामवेद में किया गया। शास्त्रीय और संगीत है, शास्त्रीय देखो एकदम याद हो जाएगा आपको, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। शास्त्रीय या फिर संगीत याद कर लो, चाहे शास्त्रीय या संगीत याद कर लो। स आ रहा है इसमें संगीत से, तो आपको स से ही शुरू करना है, यानी सामवेद है, सामवेद है। तो इससे रिलेटेड आपको ये सारी बातें याद रह जाएगी। तो शास्त्रीय संगीत की विवेचना किस वेद में की गई है? तो आपका वेद एक ही है जिसका नाम क्या है, सामवेद है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जरा देखिए किससे, अभी ये विज्ञान से संबंधित जो है वो विज्ञान से संबंधित मैंने कुछ सवाल डाले हैं जो आपके राजस्थान पुलिस की परीक्षा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए ज़रा देखिएगा और बताइए जवाब। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, पर्ल केंद्रिक और जेनर फ्लेमिंग। तो ध्यान रखना, चेचक के टीके का आविष्कार जो है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले चेचक के टीके का क्या किया था, आविष्कार किया था। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं क्या है हमारा। ये निम्न में से कौन से सूक्ष्म जीव ई पोलियो तथा चेचक, यानी पोलियो तथा चेचक यानी जिसे हम चिकन पॉक्स भी कहते हैं, जैसी गंभीर बीमारियों का कारण है? इनमें से कौन सा जीव ऐसा है जो पोलियो और चेचक की बीमारियों के लिए क्या सबसे ज़्यादा घातक है? तो आपको ये बताना है सीधा सीधा कि पोलियो और चेचक किसकी वजह से होते हैं। तो आपको पता होगा वायरस की वजह से होने वाले रोग हैं। ये किसकी वजह से, वायरस के कारण होने वाले रोग हैं, दोनों के दोनों वायरस से होने वाले। तो वायरस में सबसे ज़्यादा चर्चित जो है वो कौन सा हुआ है, अभी कोविड-19 जो SARS-CoV-2 नाम के वायरस की वजह से होता है। तो वायरस से होने वाले रोग हैं, तो यहाँ विषाणु जो दे रखा है वो आपका एकदम सही जवाब होगा। विषाणु से होने वाला रोग है कौन सा, पोलियो है, चिकनगुनिया है, एक चिकनगुनिया भी आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है। ये सब बीमारियां जो वो वायरस के कारण होने वाली है। चाहे उसमें HIV एड्स हो, क्या हो, HIV एड्स जो है वो भी किससे होता है, तो वायरस से होने वाला रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं क्या है। यहाँ शिशुओं को दी जाने वाली DPT किन रोगों से प्रतिरक्षा करता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस, ये है। डिप्थीरिया है, तो डिप्थीरिया कहीं है क्या, डिप्थीरिया पहले में है, देखिएगा डिप्थीरिया, और कौन से में, डिप्थीरिया इसमें भी है, ठीक है। इसके अलावा टी का मतलब टिटनस है, तो टिटनस पहले में। डिप्थीरिया, पर्टूसिस, पर्टूसिस है ये ट्यूबरकुलोसिस यानी TB नहीं है, तो TB के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, काली खांसी है, टिटनस है और डिप्थीरिया। इसका सही जवाब जो है वो 3 नंबर होगा, यानी कि हमारी जो है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनस, इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, काली खांसी कह सकते हैं। काली खांसी जो है इसको कहा जा सकता है। वैसे डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है और टिटनस है, ये 3 रोग ऐसे हैं जिनके लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, DPT का टीका लगाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका एकदम क्या होगा, राइट होगा। ये सभी सवाल जो हैं वो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही सवाल आपके सामने आ रहे हैं। चलिए जरा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है? टिटनस है, मलेरिया है, खसरा है, गलसुआ है। मलेरिया का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, आप लोग ये बात जानते होंगे, क्योंकि मलेरिया का, खसरा का, गलसुआ का और टिटनस का मलेरिया के टीके लगाए जाते हैं, या खसरा के या गलसुआ के, तो इन सब में टीके का इस्तेमाल किया जाता है। और अभी आपको देखा होगा पिछले दिनों कोविड-19 का जब दौर आया था, कोविड-19 का, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि विभिन्न प्रकार के टीकों का इस्तेमाल करके देखा जा रहा है कौन सा टीका इसमें कारगर होता है। तो ध्यान रखिएगा, अभी तक जो है वो कोविड-19 की तो वैक्सीन उपलब्ध हो गई है मार्केट में, लेकिन मलेरिया का अभी तक कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। पिछले दिनों एक चर्चा आई थी कि चीन ने मलेरिया की सबसे पहले क्या कर दी है, वैक्सीन बना ली है, लेकिन वो बात कितनी सच है ये अभी समय के हिसाब से देखना होगा। तो मलेरिया इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं और अगले सवाल पर देखिए क्या बातचीत हमारी होनी है। अभी कुछ रिवीजन के सवाल भी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। तो रिवीजन का पहला सवाल है, 16 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक इस्पात मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पहली बात ध्यान रखना। IPL 2022-23 में टाइटल स्पॉन्सरशिप टाटा ग्रुप होगा। स्किल
इंडिया स्किल 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो उड़ीसा रहा है। आरबीआई के द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है वो फिनटेक का पूरा नाम है। जगन्नाथ रथ यात्रा को पंजाब राज्य द्वारा राज्य उत्सव का टैग अभी हाल ही में प्रदान किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर के तहत ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। तो ये रिवीजन के 5 सवाल जो हैं वो अन्य 6 सवाल मैंने अन्य उनके अलावा भी आपको रिवाइज करवा दिए हैं। तो आपको यहाँ पर खूब सारे सवाल देखने को मिलते हैं। और आज की क्लास में मेरे मित्रों आपको इतने सवाल मैंने उपलब्ध करवाए हैं। अगली क्लास में फिर आप लोगों से कुछ नए सवालों को लेकर मिल लेंगे। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।